अध्याय 4 द्विघात समीकरण के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के बारे में समझेंगे और इसके पश्चात प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले अध्याय में हमने रैखिक समीकरण के बारे में समझा कि वे समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 1 हो, उन समीकरणों को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x + 5 = 25 यदि कोई समीकरण दिया गया है तो ये देखिए, इसमें चर राशि जो x है इसकी अधिकतम घात 1 है, तो इस प्रकार के समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि कोई ऐसा समीकरण हो जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, तो उस समीकरण को हम वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे x² = 25 दिया गया हो, तो इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। वर्ग समीकरण का व्यापक रूप x² + bx + c = 0 होता है, जहाँ a, b और c ये जो होते हैं वो वास्तविक संख्या होती है। तथा एक और शर्त दिया जाता है, तथा a ≠ 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो a जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इसलिए ये शर्त दिया जाता है, यदि मैं a का मान 0 रख दूं तो देखिए क्या हो जाता है, 0 × x² + bx + c = 0। तो जब 0 का गुणा किसी भी अंक के साथ होता है तो वो 0 हो जाता है। 0 + bx + c = 0, यानी कि bx + c = 0। इस प्रकार इस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 1 हो जाता है, जिससे ये समीकरण वर्ग समीकरण न रह करके रैखिक समीकरण बन जाता है। इसी कारण इसमें यह शर्त दिया जाता है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए अब हम कुछ समीकरणों को देखते हैं कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं है। तो x² = 25 एक समीकरण मान लीजिए हमें दिया गया है, तो हम इस 25 का पक्षांतर बाईं ओर करेंगे तो ये बन जाएगा x² - 25 और इधर दाहिनी ओर बच जाएगा 0। अब हम इसे x² + 0x - 25 = 0 लिख सकते हैं। यह समीकरण जो है ये x² + bx + c = 0 के रूप का है, जहाँ देखिए a का मान 1 है, b का मान 0 है और c का मान -25 है। ये a, b, c जो है इस समीकरण में तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, जिस कारण से ये समीकरण एक वर्ग समीकरण होगा। अब आइए हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी हमें एक समीकरण दिया है और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि आप जांच करके बताइए कि ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम पहला सवाल करते हैं। ये देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर से 2 कोष्ठक में x - 3 दिया गया है। अब इस प्रश्न को हम हल करके देखते हैं। अब देखिए, इस कोष्ठक को हम 2 बार लिख देते हैं क्योंकि इस कोष्ठक का वर्ग है, तो हम लिख देंगे x + 1। आप चाहे तो a + b का होल स्क्वायर बराबर से a² + 2ab + b² के सर्वसमीका का भी प्रयोग कर सकते हैं। बराबर से इधर दाहिनी ओर होगा x - 3। अब हम इसको अंदर गुणा करते हैं। x का गुणा पहले x से होगा तो x² हो जाएगा, और इसी x का गुणा 1 से होगा तो 1x होगा, फिर 1 का गुणा x से होगा तो 1x होगा, और 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 होगा। अब दाहिनी ओर हम 2 का गुणा इस कोष्ठक के अंदर करते हैं, तो 2 का गुणा x से होगा तो 2x होगा, और 2 का गुणा -3 से होगा तो -6 हो जाएगा। अब देखिए, काउंटिंग करते हैं हम। ये x² हुआ और ये x और x मिलके हो जाएंगे 2x + 1, और दाहिनी ओर 2x - 6। अब सभी पदों को हम बाईं ओर कर लेते हैं। अब बाईं ओर देखिए, ये x² + 2x पहले से है, और ये 2x जब इधर उठ के आएगा तो ऋण 2x हो जाएगा।
और धन 1 पहले से है। अब 6 का पक्षांतर जब बाईं ओर करेंगे तो ये धन 6 हो जाएगा और दाहिनी ओर 0 बचेगा। अब देखिए ये धन 2x और ऋण 2x घट के 0 हो जाएंगे और ये बचेगा हमारे पास x स्क्वायर। 6 और 1 7 हो जाएगा बराबर से 0। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर से 0। यहाँ देखने पे समझ में ये आता है कि ये जो दिया गया समीकरण जो है वो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से 0 के रूप का है। इस कारण से हम कहेंगे कि यह एक वर्ग समीकरण है। अब हम अंत में लिख देंगे यह समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से 0 के रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब ये दूसरा सवाल देखिए x स्क्वायर माइनस 2x बराबर से ऋण 2 कोष्टक के अंदर और दूसरे कोष्टक के अंदर 3 माइनस x है। इसको हम आगे हल करके देखते हैं। देखिए पहला स्टेप जो होगा x स्क्वायर माइनस 2x और इस ऋण 2 का गुणा 3 से होगा तो ऋण 6 हो जाएगा और ऋण 2 का गुणा जब ऋण x से होगा तो ऋण गुणित ऋण धन 2x हो जाएगा। सभी पदों को हम बाईं ओर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x पहले से है। ये 2x को जब बाईं ओर लाया जाएगा तो ये भी ऋण 2x हो जाएगा और ऋण 6 जब उठा के लाया जाएगा बाईं ओर तो ये धन 6 हो जाएगा। दाहिनी ओर 0 बचेगा। अगला स्टेप देखिए x स्क्वायर ऋण 2x और ऋण 2x ये मिलके हो जाएंगे ऋण 4x प्लस 6 बराबर से 0। अब आप देखिए ये समीकरण भी व्यापक समीकरण के ही रूप का है, अतः ये भी एक वर्ग समीकरण होगा। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे दिया गया समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से 0 के रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब इसी प्रश्न का तीसरा प्रश्न देखते हैं x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर से x माइनस 1 और x प्लस 3। अब हम इसकी जांच करते हैं कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है। हम सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे तो देखिए x का गुणा x से होगा तो हमारे पास होगा x स्क्वायर और जब इस x का गुणा धन 1 से होगा तो धन x होगा। इस ऋण 2 का गुणा x से होगा तो ऋण 2x होगा। फिर इस ऋण 2 का गुणा धन 1 से होगा तो ऋण 2 होगा। इसी प्रकार दाहिनी ओर देखिए x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर होगा और इसी x का गुणा जब 3 से होगा तो धन 3x हो जाएगा। इसके पश्चात ऋण 1 का गुणा x से होगा तो ऋण 1x होगा और ऋण 1 का गुणा जब धन 3 से होगा तो ऋण 3 हो जाएगा। अब हम जोड़ते हैं देखिए x स्क्वायर ये ऋण 2x और धन 1x, इसको जोड़ने पर ऋण x बचेगा और ऋण 2। दाहिनी ओर देखिए x स्क्वायर धन 3x में ऋण x घटेगा तो धन 2x बचेगा और ये ऋण 3 पहले से है। सभी पदों को हम बाईं ओर ले आते हैं तो देखिए x स्क्वायर पहले से है और इस x को जब उठा के इधर लाएंगे तो ऋण x स्क्वायर हो जाएगा। पहले से ऋण x है और इस 2x का पक्षांतर जब हम बाईं ओर करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2x। पहले से ऋण 2 है और जब इस ऋण 3 का पक्षांतर बाईं ओर करेंगे तो धन 3 हो जाएगा और दाहिनी ओर हमारे पास 0 बचेगा। अब देखिए धन x स्क्वायर और ऋण x स्क्वायर घट के 0 हो जाएगा। ऋण x और ऋण 2x ये जुड़ के होगा ऋण 3x हो जाएगा और धन 3 में जब ऋण 2 घटेगा तो धन 1 बचेगा। दाहिनी ओर 0 बचेगा। देखने पे हमें समझ में आता है कि ये जो समीकरण है ये व्यापक वर्ग समीकरण के रूप का नहीं है, अतः ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो हम नीचे लिख देंगे दिया गया समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से 0 के रूप का नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए आगे की जो सवाल जो है अत्यंत सरल सवाल है
आप लोग स्वयं करने का प्रयास करें। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला सवाल देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए इस प्रश्न का हल। मान लेते हैं कि ये आयताकार भूखंड ABCD है। इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 528 वर्ग मीटर। अब हमें ये बताया गया है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हम इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है वो x मीटर मान लेते हैं। तो लंबाई जो होगी उसके दुगने से एक अधिक, यानी x का दुगना 2x और उससे एक अधिक, यानी 2x प्लस 1 मीटर होगा। अब देखिए हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, इसीलिए इसकी लंबाई जो होगी वो होगी 2x प्लस 1 मीटर, क्योंकि हमें दिया है कि उसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। अब हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, तो लिख देंगे सूत्र आयत का क्षेत्रफल बराबर से लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हम आयत के क्षेत्रफल के स्थान पर आयत का क्षेत्रफल 528 लिख देंगे। लंबाई के स्थान पे इसकी लंबाई लिख देंगे 2x प्लस 1 और चौड़ाई के स्थान पे हम उसकी चौड़ाई x लिख देंगे। अब हम इसे हल करते हैं तो देखिए इधर है 528 और दाहिनी ओर जब x का गुणा 2x से होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और इसी x का गुणा जब 1 से होगा तो x से कम x हो जाएगा। इस 528 का पक्षांतर हम दाहिनी ओर कर देते हैं तो देखिए 0 बराबर से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। इसे हम सीधा करके लिख लेते हैं, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर से 0। अब हम अंत में लिख देंगे यही द्विघात समीकरण जो है दी गई शर्त को संतुष्ट करती है। अब ये दूसरे प्रश्न को देखिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इस स्थिति में हमें वर्ग समीकरण बना के बताना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो देखिए ये 20, 21, 22 जो क्रम से जो संख्याएं आती है ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 20 में 1 जोड़ना पड़ेगा तो 21 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 21 में 1 जोड़ें तो उसके अगली क्रमागत प्राकृत संख्या 22 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार 22 में 1 जोड़ा जाता है तो उसकी अगली क्रमागत प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हम पहली संख्या को यदि x मानते हैं तो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें x में 1 जोड़ना होगा। तो आइए अब हम सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। माना वे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं x और x प्लस 1 है, तो प्रश्नानुसार लिख देंगे। कहा जाता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल x गुणित x प्लस 1 ये दोनों है 306। तो अंदर गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्राप्त होगा बराबर से 306। इस 306 का पक्षांतर हम बाईं ओर कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर से 0। ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ वो दी गई शर्तों को संतुष्ट करेगी। अब हम अंत में लिखेंगे कि यह समीकरण दी गई शर्तों को संतुष्ट करती है। अब इस तीसरे प्रश्न को देखिए। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें समीकरण बना के बताना है। तो देख लीजिए, हम मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसीलिए
उसकी माँ की आयु, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 26, क्योंकि पहले शर्त में ही बताया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यदि रोहन की आयु x वर्ष मानते हैं तो उसकी माँ की आयु रोहन की आयु से 26 वर्ष अधिक होनी चाहिए, यानी x प्लस 26 हो जाएगी। अब आगे कहता है कि 3 वर्ष पश्चात की जो दोनों की आयु है उनका गुणनफल 360 है। तो सबसे पहले हमें 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु निकालनी होगी और उसकी माता की आयु। तो देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 वर्ष, क्योंकि मान लीजिए आज आपकी आयु 15 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद 18 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि आप 15 में 3 जोड़ दोगे। ठीक उसी प्रकार रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, हम उसमें 3 वर्ष जोड़ करके 3 वर्ष बाद की रोहन की आयु ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार रोहन की माँ की 3 वर्ष पश्चात की आयु कितनी होगी देखिए। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, ये देखिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु है x प्लस 26 वर्ष, इसमें 3 वर्ष और बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। अब हम दी गई शर्त को लगाते हैं। देखिए कहा जाता है कि 3 वर्ष पश्चात की रोहन की आयु और उसकी माता की आयु, इन दोनों का गुणनफल 360 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु यानी x प्लस 3 और 3 वर्ष पश्चात रोहन के माता की आयु यानी x प्लस 29, इन दोनों का गुणनफल जो है 360 है। अब देखिए इसको हम आगे हल कर लेते हैं। ये x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर, फिर इसी x का गुणा धन 29 से होगा तो धन 29x हो जाएगा, फिर इस 3 का गुणा x से होगा तो 3x होगा, और जब इस 3 का गुणा 29 से होगा तो ये 87 हो जाएगा और बराबर से 360। अगला स्टेप देखिए, ये x स्क्वायर प्लस 29 और 3 हो जाएगा 32x प्लस ये 87 पहले से है और 360 का पक्षांतर हम बाईं ओर कर लेते हैं, तो ऋण 360 बराबर से 0। अगला स्टेप x स्क्वायर प्लस 32x, देखिए 360 में हम 87 घटा देंगे तो 273 बचेगा, तो माइनस 273 बराबर से 0। अब ये जो समीकरण बना, ये समीकरण दी गई शर्तों को संतुष्ट करेगी, तो हम लिख देंगे यह समीकरण दी गई शर्तों को संतुष्ट करती है। अब इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल देखिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए हम सबसे पहले मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए इस सवाल में एक सूत्र प्रयोग होगा, समय बराबर से दूरी बटे चाल। अब सबसे पहले हम 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लगे समय की गणना करते हैं। तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ये समय बराबर से होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी के जगह पे हम 480 लिख देंगे और चाल के जगह पे हम लिख देंगे x, क्योंकि यहाँ कारण दे देंगे समय बराबर से दूरी बटे चाल, कितने घंटे लगेंगे। इसके पश्चात सामान्य चाल में 8 किलोमीटर की कमी करने पर कितना समय लगता है, इसको हम निकालते हैं। तो सामान्य चाल में 8 किलोमीटर की कमी करने पर लगा समय, ये देखिए दूरी तो उतने ही 480 किलोमीटर तय करती है, किंतु इसकी चाल में 8 किलोमीटर की कमी कर देते हैं, यानी x में 8 की कमी कर देते, तो यहाँ -8 कर देंगे, इतने घंटे लगेंगे। अब देखिए प्रश्न में बताया जाता है कि जब उसकी सामान्य चाल में 8 किलोमीटर की कमी कर दी जाती है तो 3 घंटे अधिक समय लेती है, यानी कि ये जो समय जो है
ये 3 घंटे अधिक समय है इसकी अपेक्षा। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। कहा जाता है कि यदि सामान्य चाल में 8 किलोमीटर की कमी कर देते हैं तो 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है, यानी ये 480 बटे x माइनस 8 घंटे इस 480 बटे x घंटे से 3 घंटे अधिक समय है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे 480 बटे x माइनस 8 में 480 बटे x घंटे को घटाने पे हमें प्राप्त होता है 3 घंटे। अब इसको आगे हम हल कर लेते हैं। देखिए लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम निकलेगा x माइनस 8 गुणित x, इस x का गुणा 480 से होगा तो 480x हो जाएगा, और इस x माइनस 8 का गुणा जब 480 से होगा तो 480 गुणित x माइनस 8 बराबर से 3। इसको आगे हम हल करते हैं तो ये है हमारे पास 480x, और इस ऋण 480 का गुणा कोष्टक के अंदर में करते हैं तो देखिए ऋण 480x और ये ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा। 8 शून्य 0, 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, ये 38 तो 40 हो जाएगा बटे ये x का गुणा अंदर होगा तो x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा बराबर से 3। अब देखिए ये धन 480x और ऋण 480x ये घट के 0 हो जाएगा। अगला स्टेप देखते हैं। 3840 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर से 3। तीरिया गुणा कर देते हैं। 3840 बराबर से 3 का गुणा होगा हमारा x स्क्वायर माइनस 8x से। अब इस 3 को हम ये 3840 के बटे में ले आते हैं। 3840 बटे 3 बराबर से x स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए 3 से इसको काट देते हैं। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, तो 1280 बराबर से x स्क्वायर माइनस 8x। इस 1280 का पक्षांतर हम दाहिनी ओर कर लेते हैं तो देखिए x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, इसे हम सीधा करके लिख देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर से 0। अब हम नीचे लिख देंगे यह समीकरण दी गई शर्तों को संतुष्ट करती है। यहाँ पे ये प्रश्नावली समाप्त हो जाता है।